फिर आप फाइंड करते हो इनकी 5 मेजरमेंट में जो वैल्यूज आ रही थी लिख देता हूँ। हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे आप सब लोग। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एरर एनालिसिस। लास्ट क्लास अगर आपने देख ली है तो आपने देखा था कि उसमें हमने डायमेंशनल एनालिसिस के कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज की क्लास में एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। जेईई और नीट में हर साल एक क्वेश्चन जरूर आता है यहाँ से, ठीक है। तो पहले आज की क्लास में हम लोग सिर्फ इस चैप्टर का जो थ्योरी पार्ट है उसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास जो मतलब हमारी कल की क्लास होगी उसमें हम लोग इसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड कुछ पीवाईक्यू करेंगे और कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है एरर एनालिसिस। चलिए स्टार्ट करते हैं, अपनी नोटबुक निकाल लीजिए तो शुरू करते हैं। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक है एरर एनालिसिस, यानी इसमें हम लोग क्योंकि चैप्टर का नाम है यूनिट एंड मेजरमेंट, तो मेजरमेंट करते टाइम कई बार हमसे गलतियां हो जाती हैं। वो गलतियां कुछ भी हो सकती हैं, वो इंस्ट्रूमेंट के अंदर कुछ फॉल्ट हो सकता है, वो कुछ एनवायरमेंटल कंडीशंस हो सकती हैं या कुछ भी वगैरह वगैरह। तो उनकी वजह से जो भी हम मेजरमेंट कर रहे हैं उसका जो आंसर है वो एग्जैक्ट आंसर से थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है। तो उसी जो वेरिएशन है, जो वो अमाउंट ऑफ वेरिएशन है, उसी को एरर बोल दिया जाता है। यानी कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की एक ट्रू वैल्यू होती है और एक वो वैल्यू होती है जो आपने मेजर करी है, तो उनके बीच का ये जो डिफरेंस होता है इसी को हम लोग एरर बोलते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। सबसे पहले एरर का मैंने डेफिनेशन ही लिख रखा है, क्या कह रहे हैं। The error in a measurement is equal to the difference between the true value and the measured value of the physical quantity। किसी भी मेजरमेंट की एक एग्जैक्ट वैल्यू होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की मेजरमेंट कर रहे हैं। लैब के अंदर किसी भी ऑपरेटर्स की हेल्प से आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की मेजरमेंट कर रहे हैं और आपने देखा कि उसकी जो वैल्यू आ रही है वो लेट्स से 9.7 आ रही है या 9.9 आ रही है, और आपके पास उसकी ट्रू वैल्यू जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है वो कितनी है, 9.8। तो वो जो डिफरेंस आ रहा है 0.1 का, वो हमारे लिए एरर की तरह काम करता है। अंडरस्टैंड। तो एरर का इन जनरल डेफिनेशन क्या है। एरर इन अ मेजरमेंट इज सिंपली उस फिजिकल क्वांटिटी की ट्रू वैल्यू, उस फिजिकल क्वांटिटी की जो एक्चुअल जो एग्जैक्ट ट्रू वैल्यू एग्जिस्ट करती है, माइनस आपने जो वैल्यू मेजर करी है, मेजर्ड वैल्यू, जो आपने वैल्यू मेजर करी है, उन दोनों के बीच के डिफरेंस को ही हम लोग एरर बोलते हैं, ठीक है। अंडरस्टैंड। एरर के बड़े सारे कॉज हो सकते हैं, ठीक है। इतना आपको समझ आया। जैसा मैंने अभी एक एग्जांपल भी दिया था कि आपने मान लो लैब के अंदर कुछ एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट करने पे उस एक्सपेरिमेंट की हेल्प से आपने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू मेजर करी और आपकी जो मेजर्ड वैल्यू आई है लेट्स से वो आई है 9.7, और एक्चुअल वैल्यू जो हमारे पास एग्जिस्ट करती है उसकी ट्रू वैल्यू दैट इज 9.8। अंडरस्टैंड। ये आपको पता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर में लिखी जा रही है। तो हमारे पास यहाँ पे जो 0.1 आ रहा है, दिस इज सिंपली अवर एरर, ठीक है। ये हमारी कैलकुलेशन के अंदर एरर है। इस एरर के बड़े सारे कारण हो सकते हैं और इस एरर की कोई भी टाइप हो सकती है, ठीक है। अंडरस्टैंड। तो सिंपल एरर के बारे में आपको पता चल गया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ एरर, कि ये एरर कितनी तरह के हो सकते हैं। देखिए एरर की जो टाइप्स मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ ये उसके कॉज पे है कि वो एरर हो किस वजह से रहा है, ठीक है। तो उसी के बेसिस पे उसकी अलग अलग टाइप्स हैं। सबसे पहली टाइप है हमारे पास कांस्टेंट एरर। इसके नाम से ही क्लियर है कि ये जो एरर है ये कांस्टेंट है, यानी ये एरर फिक्स रहेगा अगर आप सेम ही इंस्ट्रूमेंट के साथ कोई और मेजरमेंट करते जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कि आपने लेंथ स्केल को सही से कैलिब्रेट नहीं किया, ठीक है, या किसी और चीज की मेजरमेंट कर रहे हैं और आप जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज कर रहे हैं वो अच्छे से कैलिब्रेट नहीं हुआ, तो वो हर बार कोई भी चीज की मेजरमेंट लोगे वो हर बार वो एरर रिपीट होता रहेगा, ठीक है। अंडरस्टैंड। तो ये जो एरर है दिस इज फिक्स्ड एरर, दिस इज अ फिक्स्ड एरर। और किस वजह से आता है, ड्यू टू द फॉल्टी कैलिब्रेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। तो इट इज ड्यू टू द फॉल्टी calibration, due to the faulty calibration of the instrument, ठीक है।
अगर किसी मेजरमेंट के अंदर कांस्टेंट एरर आ रहा है और आपको पता है कि उस इंस्ट्रूमेंट में ही दिक्कत है, उसकी कैलिब्रेशन सही से नहीं हुई है, तो आपको क्या करना चाहिए? या तो उस फिजिकल क्वांटिटी को किसी और टेक्निक से मेजर कर लीजिए, अंडरस्टैंड, या फिर उस फिजिकल क्वांटिटी के लिए कोई अपरेटस दूसरा यूज कर लीजिए। क्लियर है पॉइंट? क्योंकि जो दिक्कत है वो आपके इंस्ट्रूमेंट के अंदर दिक्कत है, उसकी मेजरमेंट उसकी कैलिब्रेशन सही से नहीं हुई है, तो उस अपरेटस को बदल के कोई दूसरा अपरेटस ले लीजिए या अपनी टेक्निक ही चेंज कर लीजिए उस क्वांटिटी को मेजर करने की। तो इसको कांस्टेंट एरर बोलते हैं। नंबर 2 पे है मेरे पास सिस्टेमेटिक एरर। दूसरी जो टाइप है दैट इज सिस्टेमेटिक एरर। सिस्टेमेटिक एरर एक्चुअली फर्दर बड़ी तरह के होते हैं, ठीक है। सिस्टेमेटिक एरर पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, ठीक है। अब इसके बारे में बात करते हैं कि सिस्टेमेटिक एरर क्या क्या हो सकते हैं। इसमें भी सबसे पहले इंस्ट्रूमेंटल एरर आ जाते हैं। नंबर 2 पे हमारे पास पर्सनल एरर आ जाते हैं, ठीक है। या हम बोल सकते हैं कि एनवायरमेंटल कंडीशंस आ गई, ठीक है। तो बात करते हैं डिटेल में। सिस्टेमेटिक एरर के अंदर इंस्ट्रूमेंटल एरर का मतलब है कि आपका अपरेटस ही खराब है या आपका अपरेटस बहुत पुराना हो चुका है, वो अच्छे से काम नहीं कर रहा, अंडरस्टैंड। आपका अपरेटस पहले से ही काम कर रहा था लेकिन अभी वो अपरेटस धीरे धीरे पुराना हो गया है, उसके अंदर वियर एंड टीयर की दिक्कत आ गई है, जिसकी वजह से वो रीडिंग जो नोट करता है वो एग्जैक्ट रीडिंग नहीं नोट करता, तो उसकी वजह से जो एरर आता है दैट इज सिस्टेमेटिक एरर। या फिर पर्सनल एरर हो सकता है। पर्सनल एरर का मतलब ये है कि जो बंदा रीडिंग नोट कर रहा है, ठीक है, जो बंदा रीडिंग नोट कर रहा है वो अच्छे से रीडिंग नहीं ले रहा, वो उस अपरेटस को उस एक्सपेरिमेंट को करते टाइम अच्छे से अटेंटिव नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत छोटी छोटी लेंथ को आपने मेजर करना है, जैसे वर्नियर कैलिपर के साथ आपको एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और आप वर्नियर कैलिपर की हेल्प से कुछ लेंथ मेजर करना चाहते हैं। और आपने देखा था जब हमने वर्नियर कैलिपर का इस क्लास में डिस्कशन किया था पिछली कुछ क्लासेस में, तो मैंने बताया था कि वर्नियर कैलिपर की हेल्प से जब आप लेंथ मेजर करते हो तो आपको ये चीज़ देखनी होती है कि कितनी नंबर ऑफ लाइंस हमारे मेन स्केल के साथ कोइंसाइड करती हैं, यस और नो। ये एक्सपेरिमेंट आप स्कूल लैब में भी परफॉर्म किया होगा आपने, तो आपको टीचर बोलता है कि ये देखिए कि कौन सी लाइन जो है बेस्ट मेन स्केल के साथ मैच कर रही है, कितनी नंबर ऑफ लाइंस बेस्ट मैच कर रही हैं। तो अगर कोई पर्सन उस वाली चीज को अपनी नेक्ड आई के साथ देखेगा तो वो एक्चुअली उसका एग्जैक्ट आंसर नहीं बता पाएगा। हो सकता है उसको 4 लाइनें एग्जैक्टली मैच करती हुई दिखें, लेकिन एक्चुअल में जब मैग्नीफाइंग ग्लास के साथ उसको देखा जाए तो हो सकता 5 हो, 6 हो या 7 हो सकती है ना। तो उसकी केयरलेसनेस की वजह से, है ना, उसकी केयरलेसनेस की वजह से जो रीडिंग आएगी वो एग्जैक्ट रीडिंग नहीं आएगी। तो ये भी हमारे पास सिस्टेमेटिक एरर के अंदर ही आ जाता है। तीसरा सिस्टेमेटिक एरर ये हो सकता है कि कुछ एनवायरमेंटल कंडीशंस, अंडरस्टैंड, कुछ एनवायरमेंटल कंडीशन जैसे कि प्रेशर, टेम्परेचर, इनमें कुछ वेरिएशन हुआ और जिसकी वजह से हमारा अपरेटस थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, ओके। या हम मान लो लैब के अंदर एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे, बाहर खुले मैदान में कहीं पे कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, तो उस वजह से क्या होता है कि हवा चल रही है और हवा के चलने की वजह से हमारे अपरेटस के अंदर कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गई, जिसकी वजह से उसके अंदर सिस्टेमेटिक एरर आ गए, अंडरस्टैंड। तो सिस्टेमेटिक एरर फर्दर कई तरह के होते हैं, 3 मैंने आपको बता दिए हैं। पर्सनल एरर हो सकता है, इंस्ट्रूमेंट के अंदर खराबी हो सकती है, उसकी वजह से भी सिस्टेमेटिक एरर आ सकता है, या फिर कुछ एनवायरमेंटल कंडीशंस की वजह से हो सकता है। तीसरे नंबर पे है मेरे पास रैंडम एरर, ठीक है। एक बार मैं सिस्टेमेटिक एरर को बता देता हूं। ड्यू टू इंस्ट्रूमेंट, ये इंस्ट्रूमेंट की वजह से हो सकता है, ड्यू टू इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। ये ड्यू टू ये हमारे पास केयरलेसनेस ऑफ द पर्सन की वजह से हो सकता है, केयरलेसनेस ऑफ द पर्सन की वजह से हो सकता है, ठीक है। या एनवायरमेंट कंडीशन की वजह से हो सकता है, या एनवायरमेंट कंडीशंस की वजह से हो सकता है, ठीक है। ये 2 से 3 कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से किसी भी मेजरमेंट के अंदर सिस्टेमेटिक एरर आए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास रैंडम एरर। अब रैंडम एरर पे आते हैं। नाम से क्लियर है कि ये एरर बिल्कुल रैंडम होगा, नाम से क्लियर है कि ये एरर रैंडम होगा, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, ठीक है, ओके। फिक्स्ड हो सकता है, वेरिएबल हो सकता है, ये एरर है ही रैंडम, ठीक है। ये एरर ऐसे हो सकता है कि आप मेजरमेंट ले रहे हो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ही सिंपल समझते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ही आप मेजर कर रहे हो और पहली वैल्यू आई 9.8, अगली बार मेजरमेंट करी
तो 9.7, उससे अगली बार मेजरमेंट करी तो 9.9 आ गई, या कई बार 9.10 आ गई। तो इस तरीके से ये जो बार बार एरर आ रहा है इसको रैंडम एरर बोलते हैं। ये फिक्स नहीं है, ये ऐसा नहीं है कि इंस्ट्रूमेंट में कोई दिक्कत है तो एक्चुअल वैल्यू तो 9.8 है बट हर बार वैल्यू 9.9 ही आ रही है, हर बार 9.9 नहीं आ रही। ऐसा हो रहा है कि एक बार 9.9 आ गई, एक बार 9.7 आ गई, एक बार 9.10 भी आ रही है, ठीक है, 9.10 भी आ रही है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो एरर आ रहा है दैट एरर इज रैंडम एरर, ठीक है। और रैंडम एरर को हम लोग अवॉइड कर सकते हैं, इसको कम किया जा सकता है। इसके लिए सिंपली आपको क्या करना है, जो भी मेजरमेंट ले रहे हो उसका नंबर ऑफ टाइम्स बढ़ा दो, उसकी मेजरमेंट की काउंटिंग बढ़ा दो। यानी कि अगर वो एक्सपेरिमेंट आप 10 बार कर रहे हो और आप उसका एग्जैक्ट आंसर चाहते हो और आपको पता है कि इसके अंदर रैंडम एरर आ रहा है, तो उसका नंबर ऑफ रिपीटिशन बढ़ा दो, यानी उसको 20 बार, उसकी 20 रीडिंग ले लो, है ना। तो जितना ज़्यादा आप नंबर ऑफ टाइम उस एक्सपेरिमेंट करोगे, जितनी ज़्यादा उसकी रीडिंग्स लोगे, उतना ही एग्जैक्ट आंसर आपके पास आने के चांसेस हैं। तो रैंडम एरर को बहुत अच्छे से अवॉइड किया जा सकता है, अंडरस्टैंड, ठीक है। ये आ गया हमारे पास रैंडम एरर। ओके, सो इट is avoided by performing an experiment large number of time, इसको अवॉइड किया जा सकता है। नेक्स्ट है मेरे पास लीस्ट काउंट एरर। लीस्ट काउंट हमने पढ़ा था इफ यू रिमेंबर, जब हमने वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गॉज और मीटर स्केल इन सब का डिस्कशन किया था, तब मैंने एक नई क्वांटिटी इंट्रोड्यूस करी थी जिसको लीस्ट काउंट एरर बोलते हैं ना, सॉरी लीस्ट काउंट बोलते हैं। यहाँ पे हमारे पास है लीस्ट काउंट एरर। ये लीस्ट काउंट एरर क्या है, पहले इसको समझते हैं। देखिए, लीस्ट काउंट का मतलब ये होता है कि मेरे पास एक अपरेटस है और वो छोटे से छोटी लेंथ, जैसे मान लो कोई लेंथ मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट है, तो वो छोटे से छोटी लेंथ कितनी मेजर कर सकता है। जैसे हमारे पास मीटर स्केल है, तो मुझे पता है कि अगर मैं मीटर स्केल के साथ लेंथ मेजर करना चाहता हूं तो छोटी से छोटी लेंथ वो कितनी मेजर कर सकता है, छोटी से छोटी लेंथ वो 1 मिलीमीटर मेजर कर सकता है। मैं मान लो मीटर स्केल का यूज करके कोई ऐसी लेंथ मेजर करना चाहता हूं जो 1 मिलीमीटर से छोटी है, तो क्या मैं मीटर स्केल की हेल्प से उस 1 मिलीमीटर वाली जो लेंथ है उसका एग्जैक्ट आंसर बता पाऊंगा? बिल्कुल नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि वो छोटी से छोटी लेंथ जो मेजर कर सकता है वो 1 मिलीमीटर है, जिसका सही आंसर दे सकता है। उससे छोटी जो होगी जैसे 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, ये वाली जो 0.4 मिलीमीटर ये वाली जो लेंथ्स हैं, इनके वो सही आंसर नहीं देगा। ये बड़ा सिंपल सा क्लियर है, क्योंकि वहां पे कुछ लाइनिंग ही नहीं है उसके लिए मुझे ऑपरेटर्स दूसरा यूज करना चाहिए। तो इस तरह के जो एरर आते हैं वो उनको लीस्ट काउंट एरर बोल दिया जाता है, ठीक है। तो वहां पे आप अपने आइडिया से या अपनी कॉमन सेंस से बोल देते हो कि ओके ये 0 और 1 मिलीमीटर के बीच की वैल्यू है तो मैं 0.5 ले सकता हूं, पर जरूरी नहीं कि वो आपका सही गैस हो, वो 0.4 भी हो सकती है, वो 0.6 भी हो सकती है। तो उसकी वजह से भी मेजरमेंट के अंदर एरर आते हैं। इन एरर्स को हम लोग बोल देते हैं लीस्ट काउंट एरर्स। होपफुली ये क्लियर होगा। सो दीज एरर्स आर ड्यू टू द लीस्ट काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। हर इंस्ट्रूमेंट का अपना एक लीस्ट काउंट होता है, ठीक है। तो लीस्ट काउंट एरर्स को अगर आपको कम करना है तो आप वो ऑपरेटर्स यूज करिए जिससे वो लेंथ एग्जैक्टली और प्रिसाइजली मेजर करी जा सके कि ओके ये 0.4 है, 0.5 mm है या 0.6 है। तो इसलिए जब हमने वहाँ पे भी बात करी थी मीटर स्केल का डिस्कशन करते टाइम, या जब हमने वर्नियर कैलिपर का डिस्कशन किया या स्क्रू गॉज का डिस्कशन किया, तो हमने हर ऑपरेटर्स का एक लीस्ट काउंट बताया। अब अगर कोई इंसान 1 मिलीमीटर से कम की लेंथ है और उसको अगर वो मीटर स्केल से मेजर करेगा तो उसका एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा, उसमें एरर आने के चांसेस रहेंगे। आप उसको वर्नियर कैलिपर के साथ मेजर कर सकते हैं, आप उसकी लेंथ को स्क्रू गॉज के साथ मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो लीस्ट काउंट एरर्स को इस तरीके से अवॉइड किया जा सकता है, ठीक है। 4 तरह के एरर्स की टाइप हमने डिस्कस करी, इनको अच्छे से नोट करते जाइए साथ साथ कि आते किस वजह से हैं और इनको अवॉइड कैसे किया जा सकता है, अंडरस्टैंड, ठीक है। स्कूल एग्जाम में वाइवा वगैरह में ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछ लिए जाते हैं, या कई बार टाइप्स ऑफ एरर करके ऐसा थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी स्कूल एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है। हालांकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन तो नहीं आएगा, ठीक है। जिस तरह के क्वेश्चन आएंगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे कि क्वेश्चन कैसा आता है, मैथमेटिकल बेस्ड आता है, ठीक है। मैथमेटिकल फॉर्मूला हम डिस्कस करेंगे, उन पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट टाइप है मेरे पास ग्रॉस एरर या फिर मिस्टेक्स। ये एरर गलतियों की वजह से आते हैं,
जब आप किसी एक्सपेरिमेंट को कर रहे हो तो आपकी गलतियों की वजह से जो एरर आते हैं उनको ग्रॉस एरर या मिस्टेक्स की वजह से जो एरर आ रहे हैं उनके बारे में ग्रॉस एरर्स में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, बहुत सारी गलतियां हो सकती हैं कि आप एक्सपेरिमेंट चलता छोड़ के कहीं चले गए लैब से बाहर और आपने आके देखा और अपरेटस पूरा हो गया था, या आपने आइडिया से ले लिया कि अच्छा इतनी रीडिंग पे या इतने टेम्परेचर पे ये बॉईल किया होगा या इतने टेम्परेचर पे इसका कलर चेंज हुआ होगा, जैसे कि लैब में हम लोग टाइट्रेशन वगैरह करते हैं, है ना, केमिस्ट्री लैब में। तो ऐसे जो एक्सपेरिमेंट होते हैं उनमें भी ये एक्चुअली ये केयरलेसनेस वाला ही फैक्टर है इसमें भी। ठीक है, तो ये मिस्टेक की वजह से आता है। तो हमने डिस्कस कर ली अभी तक 5 टाइप एरर्स की डिस्कस कर ली है, दोबारा से एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले मेरे पास कांस्टेंट एरर जो फिक्स रहेगा, इसको तो अवॉइड करना है, तो भैया आप इंस्ट्रूमेंट ही चेंज कर लीजिए, अपनी टेक्निक ही चेंज कर लीजिए। नंबर 2 है सिस्टमेटिक एरर। सिस्टमेटिक एरर में भी मैंने आपको डिटेल में बताया कि क्या कारण होते हैं। इंस्ट्रूमेंट की वजह से आ सकता है, पर्सन की केयरलेसनेस की वजह से आ सकता है, या कुछ एनवायरमेंटल कंडीशंस की वजह से हो सकता है। नंबर 3 पे रैंडम एरर आ गया। नेक्स्ट 4 लीस्ट काउंट एरर, एंड लास्ट है हमारे पास ग्रॉस एरर जो कि किसी पर्सन की मिस्टेक्स की वजह से आता है। अंडरस्टैंड? तो ये एरर्स की टाइप होगी। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि एरर को कैलकुलेट कैसे करते हैं। ये जो पार्ट हमारा आपसे शुरू हो रहा है ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ हम सिंपल फार्मूलाज निकालेंगे और उन फार्मूला से फिर कल वाली जो क्लास होगी उसमें हम लोग कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से थोड़ा अटेंटिव होकर बैठ जाइए, ठीक है, ध्यान से सुनना यहाँ से कि किस तरीके से एरर आगे आगे प्रोपेगेट होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मेरे पास है कैलकुलेशन ऑफ एरर, कि मुझे अगर एरर कैलकुलेट करना है किसी मेजरमेंट में तो मैं उसे कैसे कैलकुलेट कर सकता हूं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसको। आप जब भी किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं तो आप उसकी काफी सारी मेजरमेंट लेते हैं, यस और नो। ठीक है, तो मैं मानता हूं कि मान लो मेरे पास एक फिजिकल क्वांटिटी ए है, तो ए फिजिकल क्वांटिटी है जिसको मैं मेजर करना चाहता हूं। ठीक है, अब इसको मेजर करने के लिए मैं कोई एक्सपेरिमेंट करूंगा और एक्सपेरिमेंट करने पे बार 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 मेजरमेंट लूंगा और मान लेता हूं कि मैंने n मेजरमेंट ली। ठीक है, तो मेरे पास पहली मेजरमेंट में वैल्यू आई A1, दूसरी मेजरमेंट में वैल्यू आई A2, तीसरी मेजरमेंट में वैल्यू आई इस फिजिकल क्वांटिटी की A3 एंड अप टू सो ऑन। इस तरीके से मेरे पास n मेजरमेंट के बाद लास्ट वैल्यू हुई AN। यहां तक की कहानी क्लियर है? ठीक है, सिंपल। आप किसी चीज की लेंथ मेजर कर रहे हो, पहली बार लेंथ मेजर करी, लेंथ आई L1, दूसरी बार लेंथ मेजर करी L2, तीसरी बार L3 एंड इसी तरीके से n टाइम जब आपने मेजर करी तो लेंथ आई लेट्स से Ln। ठीक है, इन जनरल बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो सकती है। ठीक है, एरर कैलकुलेट करने के लिए अगली जो चीज है, ये जितनी भी मेजरमेंट ली हैं आपने, फिर आप फाइंड करते हो इनकी एवरेज वैल्यू क्या है। फिर आप फाइंड करते हो इनकी एवरेज वैल्यू क्या है। तो नेक्स्ट जो चीज है मेरे पास, नेक्स्ट इज मीन वैल्यू, और इसको हम लोग एवरेज वैल्यू भी बोल देते हैं। ठीक है, मीन वैल्यू भी बोल सकते हैं और एवरेज वैल्यू ऑफ द मेजरमेंट भी बोल सकते हैं। और हम आगे जाके देखेंगे कि यही हमारे लिए ट्रू वैल्यू की तरह एग्जिस्ट मतलब काम करेगी। ठीक है, आगे जाके देखेंगे कि ये जो मीन वैल्यू आएगी मेजरमेंट की, यही हमारे लिए ट्रू वैल्यू का काम करेगी। जो एरर के अंदर जब भी मैंने फॉर्मूला लिखा था ना कि ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, है ना, तो वहां पे ये ट्रू वैल्यू की तरह काम करेगी। ठीक है, तो देखते हैं मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू फाइंड करनी है। तो मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू को मैं ए, क्योंकि ए फिजिकल क्वांटिटी है तो इसके यहाँ पे m लिख देता हूँ। ठीक है, इसका मतलब मैं मीन वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूँ। आती कैसे है? A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 एंड अप टू सो ऑन। अगर आपने n मेजरमेंट्स लिए, होल डिवाइडेड बाय कितने नंबर ऑफ टाइम आपने मेजरमेंट लिए। तो यहां से आप एक्चुअली AM निकाल लोगे या A बार निकाल लोगे। कई बार एवरेज को A बार से भी लिखा जाता है। ठीक है, तो आपके पास वो चीज़ आ जाएगी। अंडरस्टैंड? इस पर क्वेश्चन भी करेंगे, डोंट वरी, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी कि इस तरह का क्वेश्चन अगर आता है तो उसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, मैंने मीन वैल्यू निकाल ली। ठीक है, नेक्स्ट मीन वैल्यू निकालने के बाद अगली जो चीज़ मुझे कैलकुलेट करनी है उसको बोल देते हैं एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, पहली चीज मैंने क्या करनी है, जितनी भी नंबर ऑफ टाइम मैंने मेजरमेंट लिए उन सबका पहले मीन फाइंड करना है, उसको मैं बोलूंगा AM। उसके बाद मैंने कैलकुलेट करना है एब्सोल्यूट एरर। अब एब्सोल्यूट एरर क्या है? एब्सोल्यूट एरर का मतलब है कि पहली मेजरमेंट मीन वैल्यू से कितना अलग है, कितना डिफर कर रही है। ठीक है, दूसरी मेजरमेंट मीन वैल्यू से कितना डिफर कर रही है, तीसरी मेजरमेंट मीन वैल्यू से कितना डिफर कर रही है। पॉइंट समझ आ रहा है? हमने एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट करना है तो हम बोलेंगे एब्सोल्यूट एरर इन द फर्स्ट मेजरमेंट
एब्सोल्यूट एरर इन द सेकंड मेजरमेंट, देन एब्सोल्यूट एरर इन द थर्ड मेजरमेंट, इसी तरीके से एब्सोल्यूट एरर इन द nth मेजरमेंट। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, मैं लिख रहा हूं नेक्स्ट हम जो चीज डिस्कस कर रहे हैं दैट इज एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, अच्छा एब्सोल्यूट एरर को हम लोग लिखेंगे डेल्टा ए से, एब्सोल्यूट एरर को हम लिखेंगे डेल्टा ए से। अगर फर्स्ट मेजरमेंट में एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट कर रहे हैं तो डेल्टा A1, सेकंड में कर रहे हैं तो डेल्टा A2। अब देखिए मैं कैलकुलेट कैसे कर रहा हूं। एब्सोल्यूट एरर इन द फर्स्ट मेजरमेंट क्या आ जाएगा मेरे पास, जो भी हमने मीन वैल्यू निकाली माइनस फर्स्ट मेजरमेंट। समझ गए, ध्यान से देख लीजिए। एब्सोल्यूट एरर इन द फर्स्ट मेजरमेंट कैसे कैलकुलेट होगा, नाम भी सुनते जाइए क्योंकि ये नाम आगे हम यूज करेंगे। एब्सोल्यूट एरर इन द फर्स्ट मेजरमेंट इज मीन वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी माइनस फर्स्ट मेजरमेंट। ठीक है, सिमिलरली एब्सोल्यूट एरर इन द सेकंड मेजरमेंट इज सिंपली AM यानी कि मीन वैल्यू माइनस सेकंड मेजरमेंट। इसी तरीके से एब्सोल्यूट एरर इन द थर्ड मेजरमेंट इज सिंपली मीन वैल्यू माइनस थर्ड मेजरमेंट। पॉइंट क्लियर हो रहा है? ठीक है, होपफुली आप अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे कि एब्सोल्यूट एरर फर्स्ट मेजरमेंट में क्या मतलब है, एब्सोल्यूट एरर इन द सेकंड मेजरमेंट से मेरा क्या मतलब है। इसी तरीके से एब्सोल्यूट एरर इन द nth मेजरमेंट क्या हो जाएगा, AN इज इक्वल टू मीन वैल्यू माइनस AN। ठीक है, इनको बोल दिया जाता है एब्सोल्यूट एरर इन डिफरेंट मेजरमेंट, फर्स्ट मेजरमेंट, सेकंड मेजरमेंट एंड थर्ड एंड nth मेजरमेंट। अंडरस्टैंड, इन सबको एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट अगला काम होता है, अब देखिए ये जो एब्सोल्यूट एरर आए हैं इनमें से कुछ एरर्स नेगेटिव भी आ सकते हैं, कुछ जीरो भी आ सकते हैं और कुछ पॉजिटिव भी आ सकते हैं। अंडरस्टैंड, तो अगली जो चीज हमें फाइंड करनी है दैट इज मीन एब्सोल्यूट एरर। नाम से क्लियर है, एब्सोल्यूट एरर्स फाइंड कर लिए, एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट, एब्सोल्यूट एरर इन सेकंड, एब्सोल्यूट एरर इन थर्ड एंड एब्सोल्यूट एरर इन nth मेजरमेंट। अगली जो चीज फाइंड करनी है दैट इज मीन एब्सोल्यूट एरर। अब मीन एब्सोल्यूट एरर नाम से क्लियर है, मीन का मतलब सबका एवरेज लेना है। तो नेक्स्ट मैंने फाइंड करना है मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, अब मीन एब्सोल्यूट एरर इसको हम लोग लिखेंगे डेल्टा AM से। ठीक है, डेल्टा AM से। जैसा अभी मैंने बोला कि हमारे पास जो एब्सोल्यूट एरर आ सकते हैं वो कुछ पॉजिटिव आ सकते हैं, कुछ नेगेटिव आ सकते हैं, कुछ जीरो भी आ सकते हैं। हमें क्वेश्चन करेंगे तो वहां पे मैं आपको दिखाऊंगा भी कौन से नेगेटिव, कौन से पॉजिटिव और कौन से जीरो कैसे आते हैं। ठीक है, तो ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो भी आपने एब्सोल्यूट एरर्स कैलकुलेट किए हैं बस सबका मीन फाइंड कर लीजिए। ठीक है, उसके लिए मैंने क्या किया, डेल्टा AM लगा दिया मीन के लिए। क्या करना है, डेल्टा A1 एब्सोल्यूट एरर इन द फर्स्ट मेजरमेंट, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू लेना है। जैसा मैंने बोला कि ये नेगेटिव भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है, जीरो भी आ सकता है, तो आपने साइन नहीं कंसीडर करना, इसलिए मैंने दोनों साइड मॉड लगा दिया है। नेक्स्ट एब्सोल्यूट एरर इन द सेकंड मेजरमेंट प्लस एब्सोल्यूट एरर इन द सेकंड मेजरमेंट, एब्सोल्यूट एरर इन द थर्ड मेजरमेंट, देन एब्सोल्यूट एरर इन द fourth measurement and up to so on absolute error in the nth measurement. Understand? And whole divided by n. तो यहां से एक्चुअली आप ये वाली चीज कैलकुलेट कर लेंगे डेल्टा AM। अंडरस्टैंड, दो चीजें कैलकुलेट करनी है आप जब भी मेजरमेंट करोगे किसी चीज की। सबसे पहली चीज आपने सभी मेजरमेंट का एक मीन निकाल लेना है जिसको हम AM बोलेंगे। दूसरी चीज आपने कैलकुलेट करनी है मीन एब्सोल्यूट एरर। और ये कैलकुलेट कैसे करेंगे, पहले आप फाइंड करेंगे एब्सोल्यूट एरर इन द फर्स्ट मेजरमेंट, सेकंड मेजरमेंट, इसी तरीके से n मेजरमेंट के एब्सोल्यूट एरर निकाल लेंगे, बाद में उनका मीन फाइंड कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, डोंट वरी अगर अभी आप ये अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं तो जैसे ये क्वेश्चन इस पे करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगी इस कॉन्सेप्ट की। ठीक है, तो मेरे पास आ गया डेल्टा AM। ठीक है, अब AM भी आ गया और डेल्टा AM भी आ गया, तो वो जो क्वांटिटी जिसको आप मेजर कर रहे थे उसको लिखेंगे कैसे, उसको लिखने का तरीका होता है हम बोलेंगे करेक्ट वैल्यू जिसकी भी जो भी आप मेजर कर रहे हो दैट इज A, आप लिखोगे उसकी मीन वैल्यू एंड प्लस माइनस। एरर को हमेशा ऐसे लिखा जाता है इस सिंबल से, प्लस माइनस जो आपने मीन एब्सोल्यूट एरर निकाला है।
अंडरस्टैंड? जो भी आपने मीन एब्सोल्यूट एरर निकाला उसको यहां लिखेंगे। तो हम लिखेंगे कि ए की जो मेजरमेंट मैंने करी है वो आई है ए एम प्लस माइनस क्या आया मेरे पास, ये जो डेल्टा ए एम आया है। अंडरस्टैंड? तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हमेशा हम ऐसे ही लिखेंगे। इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। अभी इस पे एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है? अंडरस्टैंड? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के अंदर एरर कैसे कैलकुलेट करते हैं अभी मैंने ये सिखाया है, ठीक है? आगे देखेंगे कि इसकी आगे भी फर्दर टाइप है, फ्रैक्शनल एरर क्या होता है, परसेंटेज एरर क्या होता है, लेकिन वो सब निकालने के लिए यहाँ तक का प्रोसेस जरूरी है। आपको पता होना चाहिए डेल्टा ए एम क्या है और ए एम क्या है, फिर ही हम उस फिजिकल क्वांटिटी के अंदर फ्रैक्शनल एरर जैसा कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है या परसेंटेज एरर पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, वो कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है? अंडरस्टैंड? चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट अच्छा, एक बार देख लेते हैं कि रिलेटिव एरर क्या है। अभी देखिए हमने डेल्टा ए एम कैलकुलेट किया है ना, जिसको हमने मीन एब्सोल्यूट एरर बोला, और एक हमने उस फिजिकल क्वांटिटी की मीन वैल्यू कैलकुलेट करी है ना। तो रिलेटिव एरर क्या है, देखिए द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर, द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द मेजरमेंट क्वांटिटी, मेजर्ड क्वांटिटी सॉरी, ठीक है? दो चीजों का रेशियो है, उसको रिलेटिव एरर बोल दिया जाता है। सो रिलेटिव एरर, मैथमेटिकली लिखते हैं इसको, रिलेटिव एरर इन द मेजरमेंट इज इक्वल टू मीन एब्सोल्यूट एरर, अभी निकाला, क्या निकाला, मीन एब्सोल्यूट एरर डेल्टा ए एम डिवाइड बाय ट्रू वैल्यू ऑफ द मेजरमेंट। जब मैं उस फिजिकल क्वांटिटी का मीन फाइंड कर रहा था तब मैं आपको बार बार बोला था कि इसी को हम ट्रू वैल्यू की तरह ट्रीट करेंगे, तो इसलिए नीचे क्या आ जाएगा, जब हम रिलेटिव एरर लेंगे तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा ए एम, ठीक है? इस तरीके से हम लोग रिलेटिव एरर कैलकुलेट करते हैं, ठीक है? किसी भी मेजरमेंट के अंदर अगर आपको रिलेटिव एरर कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले मीन एब्सोल्यूट एरर ही कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर उसकी मीन वैल्यू के साथ डिवाइड करेंगे तो आपके पास रिलेटिव एरर आ जाएगा। अंडरस्टैंड? ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, रिलेटिव एरर को फ्रैक्शनल एरर भी बोल दिया जाता है। जो रिलेटिव एरर होता है इसको फ्रैक्शनल एरर भी बोल दिया जाता है, ठीक है? दिस इज ऑल्सो नोन एज फ्रैक्शनल एरर, ठीक है? ये भी याद रखेंगे, कई बार क्वेश्चन में फ्रैक्शनल एरर बोल दिया जाता है, तो रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर दोनों सेम चीजें। अंडरस्टैंड? ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज और नेक्स्ट पूछी जाती है, परसेंटेज एरर। एक मिनट, इसमें नेक्स्ट चीज एक और पूछी जाती है, दैट इज परसेंटेज एरर। ये परसेंटेज एरर क्या है इसको भी समझते हैं। मतलब जो आपने रिलेटिव एरर निकाला है उसको इन परसेंट कैलकुलेट कर लोगे तो वो परसेंटेज एरर बन गया, या जो आपने फ्रैक्शनल एरर निकाला है अगर उसको इन परसेंटेज कैलकुलेट कर लोगे तो वो अब आपके पास परसेंटेज एरर बन गया। सिंपल। तो रिलेटिव एरर एज इट इज लिख लेते हैं, ठीक है, डिवाइड बाय एम। जस्ट इसको अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास वो परसेंटेज एरर बन जाएगा। अंडरस्टैंड? ठीक है। तो इस तरीके से किसी भी मेजरमेंट के अंदर एरर्स को कैलकुलेट किया जाता है। सबसे पहले उसकी मीन वैल्यू कैलकुलेट करो, फिर सभी मेजरमेंट के अंदर एब्सोल्यूट एरर्स को कैलकुलेट करो, फिर उन सभी एरर्स का मीन कैलकुलेट करो जिसको हम मीन एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं। ठीक है, वहीं से हमारे पास एक फ्रैक्शनल एरर या जिसको रिलेटिव एरर बोल दिया जाता है वो आता है, एंड देन हम उसमें परसेंटेज एरर कैलकुलेट कर लेते हैं। अंडरस्टैंड? ठीक है। अब ऐसा करते हैं, इस पे क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन से आपको क्लैरिटी होगी क्योंकि नंबर्स में हमें ज्यादा अच्छे से समझ आता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये परसेंटेज एरर मैं बता चुका हूं, ठीक है, यही लिखा हुआ है, द रिलेटिव एरर एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज इज नोन एज परसेंटेज एरर। दोबारा फिर लिख देते हैं रिवीजन के लिए। क्या है परसेंटेज एरर? अभी बोला परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर क्या होता है? फ्रैक्शनल एरर या रिलेटिव एरर, दोनों ही नाम है इसके। फ्रैक्शनल, स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पे, फ्रैक्शनल एरर। फ्रैक्शनल एरर निकालो और उसको जस्ट 100 के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास वो क्या बन जाता है? परसेंटेज एरर बन जाता है। ठीक है, बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है। सबसे पहले फ्रैक्शनल एरर या रिलेटिव एरर कैलकुलेट को 100 से मल्टीप्लाई करो, आपके पास वो बन जाएगा परसेंटेज एरर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इस पे क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन, देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इससे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे आपके जो अभी तक मैं बार बार कर रहा था। क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर? देखिए कह रहा है
द लेंथ ऑफ अ रॉड एज मेजर्ड इन एन एक्सपेरिमेंट, किसी एक्सपेरिमेंट के अंदर किसी रॉड की लेंथ मेजर करेगी और कितनी बार मेजर करेगी, 1 2 3 4 और 5, 5 अलग अलग मेजरमेंट ली गई किसी इंस्ट्रूमेंट के साथ, और वो 5 मेजरमेंट में जो वैल्यूज आ रही थी, पहली बार मेजर करी तो 2.48 मीटर आई, दूसरी बार मेजर करी तो 2.46 मीटर आई, मतलब थोड़ी सी कम आई, तीसरी बार मेजर करी तो 2.49 आई, थोड़ी सी ज़्यादा वैल्यू आई, चौथी बार 2.50 और ज़्यादा बढ़ गई, और पांचवी बार 2.48 मीटर आई। ठीक है, ये 5 मेजरमेंट की वैल्यूज हैं। फिर वो क्या कह रहा है, फाइंड द एवरेज लेंथ, एक तो एवरेज लेंथ कैलकुलेट करो, फिर क्या कह रहा है, द एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट करो इन ईच ऑब्जर्वेशन एंड द परसेंटेज एरर। ठीक है, तो काफी काम दे दिया इस क्वेश्चन ने हमें, जो हमने अभी तक किया है, जो थ्योरी लिखी है उसी के ऊपर एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले निकालते हैं एवरेज लेंथ। ठीक है, वहां पे हम ए लिख रहे थे, यहाँ पे लेंथ मेजर कर रहे हैं तो इसको एल लिख लेते हैं। तो पहला टास्क है हमारा इस क्वेश्चन में कि एवरेज लेंथ क्या है, एवरेज लेंथ या जिसको मीन लेंथ बोलते हैं वो क्या है। ठीक है, उसके लिए क्या करना है, मीन लेंथ निकालने के लिए जो भी मेजरमेंट्स हैं सबको ऐड कर दो एंड डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मेजरमेंट। बड़ा सिंपल है, तो एल एम तो क्या आ जाएगा, सारी की सारी मेजरमेंट को ऐड कर दो, 2.48 प्लस 2.46 प्लस तीसरी क्या है 2.49 प्लस 2.50 प्लस एंड 2.48, लास्ट 2.48 है, पांचवी मेजरमेंट कितनी है टोटल 5, तो 5 से डिवाइड कर दो। ठीक है, एल एम। ठीक है, अगला काम क्या है, इन सबको ऐड कर लेना है, ऐड करेंगे तो सबका सम आपके पास कुछ बनेगा 12.41 डिवाइड बाय हमारे पास आ जाएगा 5। ठीक है, इन सबका जब आप मीन फाइंड करोगे तो आपके पास आएगा 2.48 मीटर। ठीक है, तो मैंने मतलब एल एम फाइंड कर लिया, दैट इज 2.48 मीटर। ठीक है, तो मतलब इस क्वेश्चन का ये वाला पार्ट मैंने डन कर दिया। उसने एवरेज लेंथ बोला था, मैंने एवरेज लेंथ फाइंड कर दी। अगला वो कह रहा है द एब्सोल्यूट एरर इन ईच मेजरमेंट, एब्सोल्यूट एरर को डेल्टा ए से लिखते हैं या डेल्टा एल से लिखेंगे, यहाँ पे बोल रहा है ईच मेजरमेंट में मतलब डेल्टा L1 डेल्टा L2 डेल्टा L3 डेल्टा L4 एंड डेल्टा L5 निकालना है। अगली स्लाइड पे वो निकालते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट मुझे निकालना है एब्सोल्यूट एरर इन ईच मेजरमेंट, एब्सोल्यूट एरर इन ईच मेजरमेंट, हर एक मेजरमेंट के अंदर हमें एब्सोल्यूट एरर निकालना है, ईच मेजरमेंट। ठीक है, निकालते हैं, क्या क्या निकालना है हम लोग को, सबसे पहले निकालना है डेल्टा L1 डेल्टा L2 डेल्टा L3 डेल्टा L4 डेल्टा L5, 5 मेजरमेंट तो 5 एब्सोल्यूट एरर्स निकलेंगे। अच्छा, ये निकालने का तरीका बड़ा सिंपल है, उसकी जो मीन वैल्यू है उसमें से जो मेजर्ड वैल्यू उसको माइनस कर दीजिए। मीन वैल्यू अभी हमने पीछे लिखी कितनी आई है 2.48 माइनस पहली मेजरमेंट को इसमें से माइनस कर दीजिए। पहली मेजरमेंट क्या है 2.48, पहली मेजरमेंट क्या है 2.48, कितना आ जाएगा 0। ठीक है, मीन वैल्यू में से दूसरी मेजरमेंट को माइनस कर दीजिए, दूसरी मेजरमेंट देख लीजिए कितनी है 2.46, ये माइनस कर दीजिए। ठीक है, तीसरी मेजरमेंट कितनी 2.49, तो मीन में से तीसरी मेजरमेंट 2.49 माइनस कर दीजिए। मीन में से, मीन में बार बार ये बोलता जा रहा हूं ताकि आप अभी जो पीछे थ्योरी हमने पढ़ी है वो और अच्छे से क्लियर हो पाए आपको। ठीक है, बार बार वही वर्डिंग में यूज कर रहा हूं। तो मीन में से पहली मेजरमेंट, मीन में से दूसरी मेजरमेंट, मीन में से तीसरी मेजरमेंट, इन्हीं को हम लोग बोलते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर्स। ठीक है, तो 2.48 माइनस 2.50, लास्ट है हमारे पास 2.48 माइनस 2.48, क्योंकि लास्ट मेजरमेंट हमारे पास 2.48 ही थी। एक बार चेक कर लेते हैं, 49, 49, 50 एंड 48। ठीक है, अंडरस्टैंड। ठीक है, तो ये आ जाएगी कुछ 0.00 आ गई। ठीक है, ये आ जाएगी मेरे पास 0 पॉइंट माइनस करेंगे तो 0.02 आ गई प्लस के साथ।
ये मेरे पास आएगी माइनस के साथ 0.01। अभी देखिए जब मैंने बोला था ना कि मीन एब्सोल्यूट एरर नेगेटिव भी आ सकता है, जीरो भी आ सकता है और पॉजिटिव भी आ सकता है। जीरो सबसे पहले ऊपर आ गया, पॉजिटिव ये रहा, नेगेटिव ये रहा, ठीक है। इसीलिए हमने जब मीन एब्सोल्यूट एरर निकाला था तो दोनों साइड मॉड लगाया था, अगर आपने ध्यान से देखा हो, ठीक है। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्या आ जाएगा मेरे पास, -0.02 और लास्ट वाली आ जाएगी ये आ जाएगी 0.00, ठीक है। पांचों मेजरमेंट्स के अंदर मीन एब्सोल्यूट एरर, सॉरी एब्सोल्यूट एरर्स निकाल लिए। नेक्स्ट काम क्या है हमारा, नेक्स्ट काम है हमने इनके अंदर मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना है। कुछ नहीं करना, ये जो एब्सोल्यूट एरर निकाले हैं पांचों मेजरमेंट के अंदर, इनको ऐड करिए, 5 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो नेक्स्ट काम है मेरे पास मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, जिसको हम लोग लिखेंगे डेल्टा एल एम के साथ। क्या करना है इसके अंदर, फॉर्मूला भी पीछे लिखा भी था डेल्टा एम के लिए, डेल्टा एल वन इसका मॉड, नेगेटिव साइन नहीं लेना, अगर है ले लिया तो अपने आप से मॉड उसको पॉजिटिव बना देगा, प्लस डेल्टा एल टू प्लस डेल्टा एल थ्री प्लस डेल्टा एल फोर प्लस डेल्टा एल फाइव, ठीक है। एंड होल डिवाइडेड बाय, क्योंकि 5 मेजरमेंट है तो 5 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब डेल्टा एल वन, डेल्टा एल टू, डेल्टा एल थ्री, इन सब की वैल्यूज पुट कर दीजिए। सबसे पहली आई मेरे पास 0.00, दूसरी आई थिंक 0.01, एक बार चेक कर लेते हैं, सॉरी 0.02, 0.02, ठीक है। तीसरी आई थी मेरे पास 0 माइनस में, है ना, लेकिन ये लेनी पॉजिटिव में, मैंने अभी बोला आपको लेनी हमको पॉजिटिव में, 0.01। अगली फिर से नेगेटिव आई थी लेकिन वो भी पॉजिटिव में लेनी, 0.02। लास्ट वाली आई थी मेरे पास 0.00, ठीक है, एंड होल डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। अंडरस्टैंड। आप इनको ऐड करके 5 से डिवाइड करेंगे तो ये बन रहा है कुछ 0.05 आई थिंक, है ना, और डिवाइड बाय 5 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.01, ठीक है। तो ये मेरे पास मीन एब्सोल्यूट एरर आ गया। मीन एब्सोल्यूट एरर कितना आया, 0.01 मीटर, ठीक है। सारे आंसर मीटर्स में आएंगे। अंडरस्टैंड। अभी आपको पता चला होगा कि जो पीछे मैं थ्योरी लिखवा रहा था उनको यूज कैसे करना है किसी क्वेश्चंस के अंदर, है ना। तो मीन एब्सोल्यूट एरर आ गया। अब इस फिजिकल क्वांटिटी को अगर एक्सप्रेस करना हो कि इसको लिखेंगे कैसे, तो अभी मैंने बताया था कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को लिखने का तरीका, जैसे हमने लेंथ मेजर करी है तो कैसे लिखेंगे, एल एम प्लस माइनस उसके अंदर जो डेल्टा एल एम आया है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा मेरे पास यहां से, एल एम कितना है हमने निकाला था 2.48 प्लस माइनस करेंगे तो 0.01। ये हमारे पास एक तरीका होता है किसी भी मेजरमेंट को लिखने का। यहाँ पे आती है उसकी मीन वैल्यू जिसको ट्रू वैल्यू कंसीडर कर लेते हैं, और यहाँ पे आता है उसके अंदर मीन एब्सोल्यूट एरर जिसको डेल्टा एल एम बोलते हैं। अंडरस्टैंड, ये डेल्टा ए एम बोलते हैं। क्लियर है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग एरर का कैलकुलेशन करते हैं किसी भी मेजरमेंट के लिए। अंडरस्टैंड, यहां तक की कहानी क्लियर होगी। आगे बढ़ते हैं प्रोपेगेशन ऑफ एरर। प्रोपेगेशन ऑफ एरर का मतलब ये है, फॉर एग्जाम्पल आपने दो क्वांटिटीज की अलग अलग मेजरमेंट करी, एक क्वांटिटी है आपके पास ए और दूसरी क्वांटिटी आपके पास बी। ए की मेजरमेंट करी, उसकी एक वैल्यू आपके पास आई, बी की मेजरमेंट करी, उसकी भी आपके पास कुछ वैल्यू आई। अब दोनों मेजरमेंट में हो सकता है अलग अलग कुछ ना कुछ एरर आया हो, तो वो एरर आगे कैसे प्रोपेगेट करेगा। हो सकता है कोई फिजिकल क्वांटिटी उनके सम में लिखी जा सके, यानी ए प्लस बी, तो ए में भी एरर है बी में भी एरर है, तो एरर आगे प्रोपेगेट कैसे होगा। सिमिलरली कोई क्वांटिटी डिफरेंस में लिखी जा सकती हो। सपोज करो कोई क्वांटिटी मैंने क्यू लिखी जो ए माइनस बी लिखी है, तो ए में भी एरर है बी में भी एरर है, तो जो क्यू क्वांटिटी है उसमें वो एरर ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा, ये हमारा टास्क है। ये कैसे और कैलकुलेट कैसे करना, ये भी हमारा टास्क है। या कोई क्वांटिटी दो क्वांटिटीज के मल्टीप्लिकेशन में लिखी है, यानी प्रोडक्ट में लिखी है, डिवीजन में लिखी है, या दो से ज्यादा क्वांटिटीज की डिवीजन में लिखी है, या उनका कुछ पावर्स भी है। तो ये सारी चीजें आज सीख लेंगे, कल इन पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। आज पहले सीख लेते हैं कि ऐसा ये सब कैलकुलेट कैसे करते हैं। सबसे पहले है एरर इन द सम ऑफ टू क्वांटिटी, ठीक है। एरर इन द सम ऑफ टू क्वांटिटीज। मान लीजिए आपके पास कोई क्वांटिटी z है और वो है दो फिजिकल क्वांटिटी a और b के सम के बराबर। आपके पास एक फिजिकल क्वांटिटी है z जो कि a और b के सम के बराबर है। आपने a की मेजरमेंट करी और आपने
बी की मेजरमेंट करी, ठीक है। अब ए की मेजरमेंट करी तो उसके अंदर भी कुछ ना कुछ एरर आया। लेट्स से जब आपने ए की मेजरमेंट करी तो उसके अंदर एरर आया लेट्स से ए, डेल्टा ए, और बी की मेजरमेंट करी तो उसके अंदर आया लेट्स से डेल्टा बी। तो रूल ये कहता है, हालांकि इसको प्रॉपर डिराइव करके भी देखा जा सकता है लेकिन जरूरत नहीं, आप सिंपल फॉर्मूला पे फोकस करिए, ठीक है। तो एरर जो डेल्टा z होगा, यानी कि जो z के अंदर आएगा जो कि a और b के सम के बराबर है, तो वो एरर हमेशा ऐड होगा, यानी डेल्टा a प्लस डेल्टा b। ये याद रखेंगे आप लोग। z के अंदर जो एरर होगा वो a और b के एरर का सम होगा। दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन द मेजरमेंट ऑफ z विच इज इक्वल टू द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ a प्लस एरर इन द मेजरमेंट ऑफ b। याद रखेंगे एरर हमेशा ऐड होता है, सिंपल सी चीज है, एरर हमेशा, गलती हमेशा बढ़ती है ना। जब भी हम किसी चीज की मेजरमेंट करते हैं, इसमें भी एरर है, इसमें भी एरर है, तो दोनों से जो नई क्वांटिटी बनेगी एरर तो उसमें बढ़ेगा, कम नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट है मेरे पास, ये तो सम के लिए हो गया। नेक्स्ट है मेरे पास एरर इन द डिफरेंस ऑफ टू क्वांटिटीज। मान लो मेरे पास कोई फिजिकल क्वांटिटी लेट्स से z है और वो a और b के डिफरेंस के बराबर है, a और b के डिफरेंस के बराबर है। यहां पे भी फिर से वही लॉजिक लगेगा, मैक्सिमम पॉसिबल एरर जो z में आएगा, जिसको हम डेल्टा z लिखेंगे, वो आ जाएगा एरर इन द मेजरमेंट ऑफ a प्लस एरर इन द मेजरमेंट ऑफ b, ठीक है। इस तरीके से हम लोग लिखेंगे एरर को इन केस ऑफ डिफरेंस ऑफ टू फिजिकल क्वांटिटी। अंडरस्टैंड? सम में भी एरर ऐड होगा, अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी दो फिजिकल क्वांटिटी के डिफरेंस के बराबर है उसमें भी एरर ऐड ही होगा, सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। अंडरस्टैंड? ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मेरे पास एरर इन द प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटीज। अगर मान लो कोई फिजिकल क्वांटिटी z है और वो a और b के प्रोडक्ट के बराबर है, a और b के प्रोडक्ट के बराबर है, तो इस केस में हम लोग डेल्टा z नहीं निकालते, इस केस में हमारे पास फ्रैक्शनल एरर आता है, सीधा फ्रैक्शनल एरर आता है। और जो फ्रैक्शनल एरर इन z आता है, क्योंकि फ्रैक्शनल एरर इन z ऐसे लिखेंगे, वो आता है फ्रैक्शनल एरर इन a प्लस फ्रैक्शनल एरर इन b। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखेंगे। प्रोडक्ट के अंदर ऐसे एरर निकाला जाता है, सीधा डेल्टा z नहीं निकलता इसके अंदर, मतलब निकाल सकते हो आप डेल्टा z यहां से निकालना चाहो अगर एक बार आपके पास फ्रैक्शनल एरर आ गया तो, लेकिन सीधा कैलकुलेट हम लोग फ्रैक्शनल एरर करते हैं, अंडरस्टैंड, या रिलेटिव एरर करते हैं। ओके, और एक बार फ्रैक्शनल एरर आ जाता तो उसके बाद उससे हम लोग परसेंटेज एरर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट के अंदर हम फ्रैक्शनल एरर कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट है मेरे पास एरर इन द डिवीजन ऑफ टू क्वांटिटीज। मान लो आपके पास कोई क्वांटिटी z है जो कि a बाय b है, a डिवाइड बाय b है, मतलब a डिवाइड बाय b, a ऊपर है b नीचे है या कुछ भी हो सकता है। इस तरीके की जो फिजिकल क्वांटिटी होगी उसमें भी जब आप एरर कैलकुलेट करोगे तो आप कैलकुलेट करोगे फ्रैक्शनल एरर इन द z। चाहे डिवीजन में है चाहे मल्टीप्लिकेशन में, एरर हमेशा ऐड होगा। इसका मतलब फ्रैक्शनल एरर इन द z इज इक्वल टू द फ्रैक्शनल एरर इन a प्लस फ्रैक्शनल एरर इन b। ठीक है, एरर हमेशा ही ऐड होता है, याद रखेंगे आप सब लोग। ठीक है, ये हो गया प्रोडक्ट के लिए, सॉरी डिवीजन के लिए, है ना। हमने कोई फिजिकल क्वांटिटी दो फिजिकल क्वांटिटी के सम के बराबर है, एरर ऐड होगा। डिफरेंस के बराबर है, एरर ऐड होगा। हमारे पास प्रोडक्ट में है तो भी एरर हमेशा ऐड होगा, फ्रैक्शनल एरर, और डिवीजन में है तो भी फ्रैक्शनल एरर हमेशा ऐड होगा, सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। अंडरस्टैंड? ठीक है, तो चार तरीके के हमने फॉर्मूलाज यहाँ पे पढ़े, समेशन वाला, सब्ट्रैक्शन वाला, प्रोडक्ट वाला और डिवीजन वाला। लास्ट देख लेते हैं कि मान लो कोई फिजिकल क्वांटिटी दो से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटीज के प्रोडक्ट, सम या डिवीजन के ऊपर डिपेंड करती है। तो हम एक जनरल रूल सीख लेते हैं कि अगर एक फिजिकल क्वांटिटी एक से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटीज के डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सम के ऊपर डिपेंड हो तो क्या रूल लगाएंगे। ठीक है, बड़ा ही सिंपल रूल है, अभी सीख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जनरल रूल। जनरल रूल ये कहता है कि मान लो कोई फिजिकल क्वांटिटी z है और फिजिकल क्वांटिटी z जो है लेट्स से वो a के ऊपर डिपेंड कर रही है, लेकिन a की पावर 1 पे नहीं डिपेंड कर रही, लेट्स से a की पावर p पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, a स्क्वायर, a क्यूब, या a की कोई फ्रैक्शनल पावर भी हो सकती है, उसके लिए भी है। ठीक है, एंड वो डिपेंड कर रही है लेट्स से कोई दूसरी फिजिकल क्वांटिटी b की पावर q पे डिपेंड कर रही है, कोई दूसरी फिजिकल क्वांटिटी लेट्स से c की पावर लेट्स से r पे डिपेंड कर रही है। तो z एक फिजिकल क्वांटिटी है
जो इस तरीके से दो या दो से ज़्यादा फिजिकल क्वांटिटीज़ के मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन के ऊपर डिपेंड कर रही है, ठीक है। तो इस तरीके की फिजिकल क्वांटिटी के अंदर अगर आपको एरर कैलकुलेट करना है तो फ्रैक्शनल एरर आएगा डेल्टा z डिवाइड बाय z, यानी फ्रैक्शनल एरर इन द मेजरमेंट ऑफ z क्या आएगा। देखिए इसकी जो पावर है इसको आपने आगे ले आना है, p जो भी पावर होगी उसको आगे ले आना है, आ जाएगा डेल्टा a डिवाइड बाय a। समझ गए, जो भी उस फिजिकल क्वांटिटी की पावर है उसको आगे लिख लीजिए और उस फिजिकल क्वांटिटी के अंदर जो एरर है फ्रैक्शनल एरर उसको लिख दीजिए, देन प्लस, ठीक है। वैसे तो b का जब ऊपर जाएगा तो माइनस q होगी, लेकिन मैंने अभी बताया कि एरर हमेशा ऐड होता है, आप नेगेटिव पावर को नेगेटिव नहीं लाएंगे, उसको पॉजिटिव कर देंगे। जैसे ये b की पावर ऊपर जाएगी तो q होगा, माइनस q होगा, लेकिन हम एरर के अंदर हमेशा उसको ऐड करते हैं, क्योंकि मैंने भी बोला, बार बार बोल रहा हूँ कि एरर हमेशा बढ़ता है, ऐड होता है, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा एरर इन द मेजरमेंट ऑफ b, जो भी पावर होगी उसको आगे ले आना और ऐड कर देना है। नेक्स्ट r डेल्टा c डिवाइड बाय c, ठीक है। रूल याद रखेंगे, चाहे पावर नेगेटिव हो चाहे पावर पॉजिटिव हो, एरर हमेशा ऐड में ही लेना है, वो पावर हमेशा आगे लाके एडिशन में ही लानी है, उसकी पावर को नेगेटिव आगे नहीं पुट करना है। अंडरस्टैंड, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल इस पे बेस्ड एक छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपने लेट्स से मेजरमेंट करी सेंट्रीपिटल फोर्स, जो कि होती है फॉर्मूला उसका mv² डिवाइड बाय r, ठीक है, mv² डिवाइड बाय r। अंडरस्टैंड, और आपसे कहा गया कैलकुलेट द फ्रैक्शनल एरर इन द मेजरमेंट ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स के अंदर जो फ्रैक्शनल एरर आएगा दैट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसकी पावर 1 है तो 1 इंटू डेल्टा m डिवाइड बाय m, फ्रैक्शनल एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास प्लस, अब देखिए वेलोसिटी की पावर कितनी है 2, तो 2 आगे आ जाएगा, फ्रैक्शनल एरर इन द मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी प्लस। अब अगर रेडियस को मैं ऊपर लेके जाता हूं तो पावर इसकी -1 हो जाएगी, लेकिन पावर -1 है +1 है, लेनी पॉजिटिव ही है, ठीक है। तो आ जाएगा एरर इन द मेजरमेंट ऑफ r। तो इस तरीके से हम लोग फ्रैक्शनल एरर इन द मेजरमेंट ऑफ फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। होपफुली आज की क्लास में आपको समझ आया होगा कि हम क्या करना चाह रहे हैं, हमारी अप्रोच क्या रहेगी और क्वेश्चन में क्या अप्रोच लगानी है। एक एग्जांपल भी हमने देखा आज की क्लास में कि किस तरीके से कैलकुलेट किए जाते हैं डिफरेंट तरह के एरर्स। मीन कैसे कैलकुलेट किया जाता है, मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे कैलकुलेट किया जाता है, और मीन एब्सोल्यूट एरर की हेल्प से फिर फ्रैक्शनल कैसे आता है, देन फिर परसेंटेज कैसे आता है। बड़ा सिंपल है, एक बार आपका टास्क सिर्फ फ्रैक्शनल एरर निकालना होता है, परसेंटेज एरर के लिए सिंपली 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। यानी अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल ये है, उसने मुझे बोला फाइंड द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, तो मुझे कुछ नहीं करना, ये जो निकाला है जस्ट इसको 100 से मल्टीप्लाई तो करना है इनटू 100, ये आ जाएगा परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ फोर्स विच इज इक्वल टू लेट्स से डेल्टा m डिवाइड बाय m इंटू 100, दोनों साइड प्लस 2, डेल्टा v डिवाइड बाय v इंटू 100 प्लस डेल्टा r डिवाइड बाय r इंटू 100, ठीक है। अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ फोर्स क्या आ गया, परसेंटेज एरर इन मास प्लस परसेंटेज एरर इन, सॉरी 2 टाइम्स आएगा यहाँ पे, 2 टाइम्स परसेंटेज एरर इन वेलोसिटी प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज एरर इन, ठीक है। अंडरस्टैंड, ओके। होपफुली आज की क्लास आपको क्लियर हुई होगी। कल हम इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन देखेंगे। तो ये जो बाद का एनालिसिस हमने किया है ना कि एडिशन सब्ट्रैक्शन वाली फिजिकल क्वांटिटीज में कैसे एरर कैलकुलेट किया जाता है, या डिवीजन या प्रोडक्ट, या ये जो हमने जनरल रूल सीखा है इसमें कैसे हम लोग फ्रैक्शनल एरर या परसेंटेज एरर कैलकुलेट करते हैं। तो कल मैं कुछ क्वेश्चन लेके आऊँगा जिसमें कुछ जेई के क्वेश्चन होंगे, कुछ नीट के क्वेश्चन होंगे, कुछ ऐसे क्वेश्चन हम लोग करेंगे जो स्कूल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तब हम उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन को प्रोसीड कैसे करना है। अंडरस्टैंड। तो मिलते हैं कल की क्लास में, कल कुछ क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। एरर एनालिसिस का टॉपिक कल ओवर हो जाएगा हमारा। फिर इस चैप्टर में ऑलमोस्ट हमारे पास एक आधे छोटे मोटे टॉपिक बचेंगे। एक तो सिग्निफिकेंट फिगर्स वाला बचा है, ठीक है। आई थिंक वही एक टॉपिक है जो बचा है सिग्निफिकेंट फिगर्स वाला। तो मुझे लगता है हमारी सिर्फ 2 क्लासेस और होंगी और हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। आपने इस चैप्टर को एंजॉय किया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर हमारा क्लास 11th का, जो कि हम मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, जहाँ से एक्चुअली फिजिक्स
आपको फील आना स्टार्ट होगा क्योंकि अब फिजिक्स स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पे तो हम लोग सिंपली कुछ टूल सीख रहे थे, कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में सीख रहे थे कि फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेज़र कैसे करते हैं, मेज़र करते टाइम एरर आता है, डिमेंशनल एनालिसिस सीखा हमने, है ना। और डिमेंशनल एनालिसिस की एप्लीकेशन भी आपने देखी कि बहुत गजब सी उसकी एप्लीकेशंस है ना। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, करेंगे एरर एनालिसिस के कुछ क्वेश्चंस के साथ। ओके, थैंक यू सो मच।